प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखने चाह रहा हूं। आप सभी को विदित है कि भारतवर्ष ने एक बहुत ही अद्भुत प्रगति पिछले 10 सालों में करी है और ये सभी भारतीयों के सामने बिल्कुल एक तरीके से आप इस प्रगति को हर एक क्षेत्र के अंदर भारतवर्ष के अंदर देख सकते हैं। और जितने भी भारतीय बाहर देशों में रह रहे हैं उनका भी मान सम्मान किस तरीके से बढ़ा है कि भारत ने जो अद्भुत प्रगति करी है। और ये जो भारतवासियों का मान सम्मान बढ़ा है ये इसलिए भी बढ़ा है कि भारतवर्ष के लोगों ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर जो एक तरीके से संकल्प लिया है कि भारतवर्ष को हम आगे बढ़ाएंगे। और जो भारतवर्ष में 2014 से पहले प्रगति नहीं हुई जिस तरह की होनी चाहिए थी, तो अब हम ये संकल्प लें कि हम भारत को एक विकसित देश बनाएंगे। और इसके लिए एक रोड मैप, एक जो विजन है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष को दे दिया है। अब वो है कि हम एक विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सबसे बड़ी जो हमारी शक्ति है वो हमारी युवा शक्ति है। युवा शक्ति का आज जो रुझान होना चाहिए, जो इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके बारे में मैं उनसे रूबरू होना चाहूँगा, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि देखिए भारतवर्ष का जो सबसे ज़्यादा जो प्रगति हुई है वो हुई है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में। आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन IR 1.0, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 या IR 3.0 में हम कुछ प्रगति नहीं कर पाए। वो इस वजह से भी थी क्योंकि हम उस वक्त पर गुलाम थे, तो इसका फायदा काफी देशों ने उठाया और आज वो एडवांस नेशन बन गए हैं। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी 1947 के बाद भी जब भारत आजाद हुआ तब भी हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप था वो एक तरीके से जो गवर्नेंस मॉडल अडॉप्ट हुआ 60 से 65 सालों में, वो भी भारतवर्ष को एक निर्धारित गति नहीं दे पाया। और जो हमारा एक तरीके से जो हमारा पोटेंशियल था उसको हम उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पाए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने जो 10 साल में जो हमने प्रगति की है वो इसलिए करी है कि हमने डिजिटल क्षेत्र में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में विश्व में सबसे बड़ा काम किया है। और आज जिस तरीके से हमारा UPI सिस्टम और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वर्ल्ड ओवर का यदि हम टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ले उसमें 50% भारतवर्ष कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा वो है। पहले हमने कंप्यूटर्स में, सॉफ्टवेयर में अपने को विश्व में अपनी ताकत का एहसास कराया था। हमारे जो युवा थे उन्होंने पूरे विश्व में, और हमारी जो कंपनीज थी उन्होंने जो टेक्नोलॉजी कंपनी थी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से रिलेटेड, उन्होंने पूरे विश्व में अपना मान बढ़ाया और अपने एक तरीके से बिजनेस को फैलाया और अपना लोहा मनवाया। लेकिन अभी जो हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के उससे जो हमने एक स्टेप लिया है, जो कदम बढ़ाए हैं, वो बिल्कुल अभूतपूर्व है। आज यदि आप देखें कि चाहे वो डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो या जिस तरीके से फिनटेक कंपनीज यहाँ पर आई हैं या स्टार्टअप आए हैं क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और जिस तरीके से यूनिकॉर्न भारतवर्ष में हुए हैं वो बहुत ही अभूतपूर्व हैं। लेकिन अब यूथ को फोकस करना है कि नई टेक्नोलॉजी ऐसी कौन सी है, कौन से वो क्षेत्र है जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ काम कर सके। तो वही मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ, स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के साथ में और युवाओं के साथ में, यूथ के साथ में, जो अब अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में या रिसर्च या इनोवेशन में इन्वॉल्व हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, या जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, स्टार्टअप लगाने जा रहे हैं, कि आप देखिए आज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान है और वो हमें कितने ही क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा फायदा भारतवर्ष को कर सकता है। और मेरा अनुमान है, जैसे मैंने अपनी एक बुक लिखी थी इंडिया 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035-40, तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि भारतवर्ष फाइनेंशियल ईयर 2038-39 में
वो 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन उसको बनाने के लिए मेरा मानना ये है कि एआई का जो योगदान होगा, आज से जो 2024 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 चल रहा है, उससे लेके 2038 2039 फाइनेंशियल ईयर जो आएगा, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम एआई, क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, नियो इलेक्ट्रॉनिक्स and like drones, यूएवी एंड न्यू जो हमारे नए वारफेयर हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं फ्यूचर के डिफेंस के लिए, इन सभी चीज़ों को या स्पेस के क्षेत्र में या जैसे फिनटेक में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इन सभी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और इन सब का सेंट्रल है वो है डाटा जनरेशन। यह आपको पता होगा कि आज हम विश्व का नंबर 2 पर सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन हमारे युवाओं के हाथों में है, और इवन गांव की जो अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है वो भी स्मार्टफोन को यूज़ कर रही है, इंटरनेट को यूज़ कर रही है। डिजिटल डिवाइड हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ये आप सभी को पता है कि किस तरीके से हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो जो ठेलों पर अपनी चीज़ें बेच रहे हैं या नीचे बैठ के अपनी चीज़ बेच रहे हैं, वो भी डिजिटल पेमेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हमारे यहाँ पर बहुत हुआ है। तो ये जो टेक्नोलॉजी जिनका मैंने नाम लिया है, इन सभी का जो पिवोट है, जो एक केंद्र बिंदु है, वो है डेटा साइंस। हम बहुत ही ज़्यादा डेटा, डिजिटल डेटा का यूज़ कर रहे हैं, और ये डेटा हमारे लिए आजकल जो है ना, जैसे एक तरीके से फ्यूल है हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए। यह वह चीज है जो हमारी इकोनॉमी को आगे ड्राइव कर रहा है। तो डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स में, और किस तरीके से हम डेटा सेंटर को एस्टेब्लिश करें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, और किस तरीके से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो हैं वो इस तरफ बढ़ें कि वो अपने डेटा को किस तरीके से अच्छी तरह यूज़ करें, किस तरीके से एआई टूल्स का यूज़ कर सकें, डेटा एनालिटिक्स टूल का यूज़ कर सकें, और अपने डेटा को किस तरीके से सुरक्षित रखें, कैसे अपने डेटा को साइबर सिक्योरिटी से बचाएं। इन्हीं सभी चीज़ों के प्रति, लाइक डेटा साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सभी टेक्नोलॉजी के अंदर जो है ना आपको बढ़ना पड़ेगा। तो ये ऑनर्स हमारे कॉलेजेस के और जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रीमियर टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सभी में, इन टेक्नोलॉजी में हमें आगे होना है, हमें वर्ल्ड लीडरशिप देनी है। अभी आप देखिए कि 5G अडॉप्शन और जिस तरीके से 5G का स्प्रेड इंडिया में हुआ है, वो पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल बन गया है। हम बहुत ही तेजी से इसमें आगे बढ़ा है। ये दूसरी बात है कि विश्व के अंदर हमें 14वें स्थान पर रखा गया है, क्योंकि जो एडवांस कंट्रीज थे उन्होंने उसका एडॉप्शन किया है। लेकिन भारतवर्ष एक इतना बड़ा देश है, और मुश्किल से पिछले 1-1.5 साल के अंदर जिस तरीके से हमने 5G अपनी इंडिजिनस भारत की टेक्नोलॉजी और उसमें जो हार्डवेयर इन्वॉल्व है, उसमें जो हमने स्प्रेड किया है, वो सारी चीज़ों को हमने एक तरीके से रिकॉर्ड 1 साल के अंदर जो है वो करीब 2 लाख से 2.25 लाख के आसपास जो है, इवन गांव तक जो है वो नोड से जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं 5G के अंदर। और अब हम सभी लोग जो है ना वो 5G को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग 65% के आसपास, और जल्दी ही इसी साल के अंदर जो है ना पूरे 100% मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से फाइबर ऑप्टिक लिंक्स गांव गांव में पहुंच गई है, तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर कर कोई भी एक कंस्ट्रेंट नहीं है कि हम किस तरीके से डेटा को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन आज हमें फोकस देना है कि हमारे सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और जहाँ पर साइंस एंड मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को जो है ये अच्छी तरीके से हम इस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना रिसर्च की तरफ देखिए। हमारी जो गवर्नमेंट है
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम विश्व गुरु बने, हम जो है ना एक ग्लोबल लीडरशिप दें, उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हम इन टेक्नोलॉजी को मास्टर करें। हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है ना 1 लाख रुपया रिसर्च और इनोवेशन की तरफ दिया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एक तरीके से एस्टेब्लिश किया है, जहां पर फोकस तरीके से जो भी प्रपोजल आपके इंस्टीट्यूशन से आएंगे, एक इंडिविजुअल से आएंगे, जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी को अब फंड एलोकेशन इन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में, आपके रिसर्च और इनोवेशन इन फील्ड में आगे ले जाने के लिए और पेटेंट को रजिस्टर कराने के लिए आपको पूरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे अलग जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन बना दिया है, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन बना दिया है, इसी तरीके से रोबोटिक्स बना दिया है, और इसी तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बना दिया है। तो सभी जितनी भी ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हैं, उन सभी में जो गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका प्रोत्साहन और फंड एलोकेशन की कोई कमी नहीं है। इसी तरीके से जो लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी या डीआरडीओ में जो हैं आप, या स्पेस में या और किसी भी क्षेत्र में, से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आजकल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआरस का योगदान है बहुत बड़ा, जहां पर हम 1 मेगावाट से 20 मेगावाट या स्टैक में हम लगा सकते हैं। मॉड्यूल के अंदर जो है ना ऐसे रिएक्टर डिजाइन किया जा सकते हैं जो रिमोट कॉर्नर में ले जा सकते हैं, जो जनरेटर को बिल्कुल हटा देंगे, या जो छोटी छोटी कॉलोनी में, रेजिडेंशियल कॉलोनीज में जो वो है एक तरीके से सर्दियों में जो गर्म वो हीटिंग दे सकते हैं, और विंटर के अंदर, और बाद में जो है ना गर्मियों में उनसे इलेक्ट्रिसिटी ली जा सकती है। तो इस तरीके के जो है टेक्नोलॉजी हर एक तरीके से हर क्षेत्र में जो है ना बढ़ रही है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति, और जहाँ पर भी आप हैं इंस्टीट्यूशन में या किसी कंपनी में जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, तो आपका योगदान एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को जरूर होना चाहिए, और खुद भी आप डिजिटल पेमेंट की तरफ आपका पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि अब बहुत ही शॉर्टली जिस तरीके से हमारी बैंक्स ने अपने पायलट प्रोजेक्ट कर लिए हैं, डिजिटल करेंसी सक्सेसफुल हो चुकी है, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम सभी कर ही रहे हैं। तो हो सकता है कि, ये मेरा अनुमान है कि 200 रुपये का नोट और 500 रुपये का नोट वो हमारी अर्थव्यवस्था से हटाया जाएगा, और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ 100 रुपये का नोट ही रखा जाएगा। और हो सकता है कि 5,000 से ऊपर जो भी परचेज या जिस तरह की सेल या इस तरह से हो, तो वो सिर्फ 5,000 रुपये से ज़्यादा वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो। तो आज जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको आप मिथ ना करके आप अपनी रिसर्च और इनोवेशन का दायरा बढ़ाइए, उसमें सीरियस होके आप योगदान दीजिए। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा यूथ, क्योंकि हमारे पास में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अद्भुत है। आज हमारे पास में जो यंग एज, जो यूथ की मीडियन यंग एज है वो 28 है, और ये वर्किंग पॉपुलेशन और इतने कम एज की, युवा एज की, वो हमारे पास में एक डिकेड तक, एक दशक तक रहेगी। और इस दशक में हम नेशनल प्रोडक्टिविटी को बहुत ही ऊपर ले जा सकते हैं, और भारतवर्ष की इस प्रगति में, इस अमृत काल के अंदर हम बहुत बड़ा योगदान जो है ना यूथ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मंत्रा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इन टेक्नोलॉजी को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी में चैट जीपीटी, जनरेटिव इंटेलिजेंस, प्रोडक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे उसी के पार्ट हैं। या क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसका एक्सटेंशन होने वाला है। मशीन लर्निंग के जो एनालिटिक्स है, या डेटा साइंस है, या डेटा एनालिटिक्स है, या एस्टेब्लिश ऑफ डेटा सेंटर, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटेशनल जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए अभी जगह जगह जो है ना डेटा सेंटर हो रहे हैं।
और बड़ी बड़ी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज जो एमएनसीज हैं, 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, या जो हमारी बड़ी कंपनीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में है, वो भी अपने डेटा सेंटर एंड डेटा कैपेसिटीज सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो भारतवर्ष में ही सेटअप कर रहे हैं, या भारतवर्ष की कंपनियों के साथ में कोलैबोरेशंस करके वो डेटा सेंटर यहाँ से, जिससे कंप्यूटेशनल फैसिलिटी बढ़ सके और एआई का प्रयोग हमारे सर्विसेज सेक्टर में या भारतवर्ष के और क्षेत्रों में, सभी सेक्टर में उसका योगदान हो सके। तो फिर से आप सभी युवाओं को और जो रिसर्च और इनोवेशन में इन्वॉल्व हैं, वो इन्हीं सभी टेक्नोलॉजी को मास्टर करके, जिससे ये हो जाए कि भारतवर्ष एक सबसे बड़ा एक ऐसा देश हो जाए जिसमें सबसे ज्यादा यूथ इन टेक्नोलॉजीज में, जो एमर्जिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें मास्टर हो जाए। क्योंकि ये मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि 2050 तक भारतवर्ष में करीब जो एक वर्किंग पॉपुलेशन होगी वो करीब हो जाएगी नियर अबाउट, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो करीब हमारी जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगी 1.5 बिलियन, और जो हमारे यूथ पॉपुलेशन है वो, या वर्किंग पॉपुलेशन एक तरीके से हो जाएगी, वो करीब रहेगी 1 बिलियन के आसपास। तो क्या होगा कि पूरे विश्व में जो वर्किंग हैंड होंगे, पूरे विश्व के 40% वर्किंग हैंड वो भारत से ही दिए जाएंगे, और उनको इस तरीके से स्किल किया जाएगा। तो ये आपका एक समय है जहां पर आपको मास्टर करना है इन सभी स्किल्स को, इन टेक्नोलॉजी की स्किल्स को, और इन टेक्नोलॉजी में जो जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जुड़ती जा रही हैं उसमें आपका योगदान होना चाहिए। और सबसे बड़ा, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और अब सभी जितनी भी चीजें जो हम आज तक इंपोर्ट करते रहे, चाहे कंट्रोल सिस्टम हो, वेपन सिस्टम हो, या और तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल फोन है, उसमें चिप्स, सेमीकंडक्टर, सभी चीजें भारतवर्ष में बननी चाहिए। और ये आपका योगदान हर हालत में रहेगा। और आप इसी विषय में देखकर कि जिस तरीके से 40% वर्किंग हैंड वो 2047-2050 के आसपास भारतवर्ष से होंगे, तो ये एक हमारा सुनहरा भविष्य है। तो जो अब हम कह रहे हैं कि ये भारतवर्ष का समय है, ये भारतवर्ष का दशक है, ये भारतवर्ष की सेंचुरी है, और इसमें जो हमें काम करना है वो 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत ही प्रगति से काम करना है, बहुत बड़े स्केल पे काम करना है, और इसी संकल्प को लेकर हमें आगे बढ़ना है। और आई एम श्योर, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2070 और 2075 के बीच में हम नंबर 1 इकोनॉमी हो जाएंगे, और 2047 तक हम डेफिनेटली, जो मेरा अनुमान है, वो हम $40 ट्रिलियन से $42 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी बन जाएंगे, और 2047 तक हम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएंगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों में हम जब ही प्रगति कर सकते हैं जब आप इन फ्यूचर एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी को मास्टर करेंगे। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपको उसमें फंड एलोकेशन करी है, और उसमें एक रोड मैप ऑलरेडी दे दिया है, और सारी पॉलिसीज और सब चीज़ों को डिफाइन कर दिया है, तो मुझे पूरी विश्वास है कि आप सभी युवा देश के इन सभी टेक्नोलॉजी एरियाज में आप भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में एक तरीके से ग्लोबल लीडरशिप को आप लीड करेंगे। आप सभी को बहुत सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और इसी तरीके से आपको जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको और गति लानी है, और उसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपनी वेलबींग का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए आप योगा करिए, अच्छी डाइट खाइए,
ग्रीनरी का ध्यान रखिए, क्लाइमेट चेंज में योगदान करिए। तो इन सब चीजों के साथ में ये भारतवर्ष अवश्य आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।